फ्रेंड्स, मैं हूँ सुरभि फ्रॉम सुरभि साइंस हब और आज हम बात करने वाले हैं एवोल्यूशन के लास्ट पार्ट की। लेकिन उससे पहले एक कहानी जो कि बहुत फेमस है। अगर आप इकोलॉजी से जुड़े रहे तो ये आपको ज़रूर बार बार पढ़ने को मिलेगी। कहानी है इंग्लैंड की, जहाँ पे मॉथ हुआ करते थे दो वैरायटीज के, MOTH मॉथ, और वो थी वैरायटीज ब्लैक और वाइट। अब शुरू में तो क्या हुआ कि वहाँ व्हाइट लाइकन बहुत हुआ करती थी, तो व्हाइट मॉथ जो था वो छुप जाया करता था और प्रीडेटर्स की पकड़ में नहीं आता था। तो उसकी जो स्पीशी थी वो बहुत ज़्यादा थी संख्या में और ब्लैक कम थे। फिर जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया 1920 में, तो उस टाइम पे हर जगह कार्बन इकट्ठा होने लगा और इसकी वजह से जो ब्लैक मॉथ था वो छुप जाया करता था उस कार्बन में, लेकिन व्हाइट वो तो साफ दिखाई देता था और इसलिए प्रीडेटर्स की पकड़ में आने लगा। तो फिर धीरे धीरे ब्लैक की वैरायटी बढ़ गई और व्हाइट की वैरायटी कम हो गई। कहने का मतलब ये है कि इसको हम कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट, यानी वो इफेक्ट जो मैन मेड था। ये इवोल्यूशन जो आया, ये चेंजेस आए, ये मैन मेड किए गए थे। ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जो मैन मेड चेंजेस थे ऑफ इवोल्यूशन। खैर, उनके बारे में हमने पिछली बार बात की थी पिछले वीडियो में। अगर आपको जानना है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। आज हम बात करने वाले हैं द लास्ट पार्ट, बस फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल पे, जो थोड़ा सा हार्ड है समझने में। इनका मानना है, अगर सीधा सीधा बोला जाए, इनका मानना है कि जो भी जीन पूल है या जो भी टोटल जीन्स है ना प्रेजेंट पूरे अर्थ पे, जितने भी जीन्स प्रेजेंट है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। अब अगर इसको आपकी बुक के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने एक इक्वेशन दी है P², जो कि डिनोट करता है होमोजाइगस डोमिनेंट को, और जो Q² है वो हेट्रोजाइगस रिसेसिव को बताता है, और 2PQ जो है वो हेट्रोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ से अगर हम इस लॉ को फॉलो करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर जीन कितनी बार इस पॉपुलेशन में आया है, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी। अब इसके अंदर स्क्वायर क्यों है? तो स्क्वायर का मतलब ये होता है कि कोई भी एक एलील, मान लीजिए ए अपन एलील ले रहे हैं विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ पी अपेयर इन बोथ द क्रोमोसोम, क्योंकि हम बात करें डिप्लॉयड इंडिविजुअल की, तो डिप्लॉयड में तो दो क्रोमोसोम होंगे, तो दोनों की मिला के वो स्क्वायर बन जाती है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये चीज तो है, बट ये चीज तभी तक है जब तक बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे, यानी कोई अड़ंगा ना लगाए, तब तक ये काम करता है ये वाला प्रिंसिपल। अब बाहर के फैक्टर्स कौन से हैं? तो फ्रीक्वेंसी मतलब जो इफेक्ट कर सकते हैं, अब वो फैक्टर्स होते हैं जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन, मान लीजिए इंडिया से पाकिस्तान चली गई या अफ्रीका चली गई और बार बार जाए जा रही है, यानी जो हमारे इंडियंस हैं वो अफ्रीका की तरफ मुड़ते जा रहे हैं, यानी जीन्स जो है वो उस तरफ जाते जा रहे हैं। तो दिस इज जीन माइग्रेशन या इसको जीन फ्लो कह सकते हैं। और अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा, यानी जो जीन्स आपके पहले मौजूद थे वो अब कुछ और बनते जा रहे हैं। म्यूटेशन, आप जानती हैं जीन्स के अंदर या क्रोमोसोम के अंदर म्यूटेशन हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, जिसके बारे में मैंने जेनेटिक्स में बताया है। अगर आप जानना चाहें तो मेरा वीडियो जरूर देखिएगा जेनेटिक्स के ऊपर। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में नए नए जीन्स के कॉम्बिनेशन बनते हैं। ये होता है मियोसिस में, जहाँ पे जब क्रॉस होता है क्रोमोसोम्स के बीच में, तब ये रिकॉम्बिनेशन बनते हैं, नया कॉम्बिनेशन बनता है एक। और नेचुरल सिलेक्शन, ये वही डार्विन वाला नेचुरल सिलेक्शन है। अब इसको और डिटेल करेंगे, पर उससे पहले कुछ टर्म्स, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट की मैंने बात की कि वो बार बार अगर मूव करते रहे तो जीन्स जो होंगे वो मूव करते जा रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई काला है और कोई गोरा है, अब बार बार गोरे लोग काले लोगों के पास जा रहे हैं, तो नेचुरल सी बात है जो उनका जीन है गोरे रंग का वो बार बार चेंज होता जा रहा है। तो हो सकता है हमें सांवले लोग भी मिल जाएं, कहीं हुए भी मिल जाए, और जो प्रॉपर वाइट कलर था वो गायब होता जाए। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है? ओरिजिनल डिफरेंट पॉपुलेशन जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि गोरे लोग काले लोगों के पास चले जाए, तो जो गोरा बचा वो ओरिजिनल फाउंडर पॉपुलेशन है और उसको कहते हैं हम फाउंडर इफेक्ट। स्पीसिएशन, जब एक नई स्पीशी बन जाती है ओरिजिनल स्पीशी से अलग हटके, एक नई तैयार हो जाए, तो दैट इज स्पीसिएशन। अभी जो डायग्राम आप देख रहे हैं
ये डार्विन के लॉज के हिसाब से है। फिनोटाइप्स फेवर नेचुरल सिलेक्शन है, या तो ये इस तरह का हो सकता है कि ज्यादातर लोग इस तरह इस कैटेगरी में आए ऐसे। यहाँ पे कई जगह नैरो हो सकती है पीक, कई जगह चौड़ी हो सकती है इस तरह से, और कभी कभी ये दो फॉर्म में भी हो जाती है। तो ये है जेनेटिक। एक और भी है कि अगर मान लीजिए जो भी म्यूटेशन या जो भी रिकॉम्बिनेशन हुआ है, अगर वो सक्सेसफुल रहा और डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन चला और वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर गया, तो नेचुरल सी बात है वो अपनी प्रोजेनी को और आगे बढ़ाएगा और फिर वो वाली पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी। तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन का भी रोल होता है ये ड्रिफ्टिंग के अंदर। अब आगे चलते हैं। अबाउट द ब्रीफ अकाउंट 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहली सेलुलर लाइफ अपीयर हुई थी अर्थ पे, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो कुछ सेल ऐसी कैसे बनी कि नॉन सेलुलर फॉर्म से बनी और उन पे मेम्ब्रेन कैसे चढ़ गई, ये आज तक कोई नहीं बता पाया है। उस टाइम पे कुछ सेल्स ऐसी भी थी जो कि रिलीज कर रही थी ऑक्सीजन, और वो कुछ उसी तरीके से स्प्लिट कर रही थी वाटर को सनलाइट के थ्रू, जैसे फोटोसिंथेसिस में किया जाता है, और इस तरह से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी डेवलप करने लगे थे। फिर 5000 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स आए, फिर चॉलस फिशेस आई, और ऐसा माना जाता है कि जो पहले लैंड प्लांट्स थे, जो पहले लैंड पे आए वो प्लांट्स ही थे। एम्फीबियंस आए फ्रॉम रेप्टाइल्स, जिन्होंने डोमिनेट किया अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो, और उसके बाद लैंड रेप्टाइल्स आए जो वाटर में चले गए और वहां पे फिश लाइक रेप्टाइल्स बने। लैंड रेप्टाइल्स की बात करें तो डायनासोर्स हुआ करते थे, जिसमें टायरानोसोरस रेक्स की अगर आप जानते हैं, वो काफी ज्यादा उसने डोमिनेट किया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे डायनासोर्स आए थे, पता नहीं कैसे फिर ये अचानक अपने आप ही डिसअपियर हो गए। आज तक भी पता नहीं चल पाया कि क्या क्लाइमेट चेंज हुए थे या कोई प्रॉब्लम हुई थी उनको, वो धीरे धीरे डिसअपियर हुए और उसके बाद मैमल्स आए। अच्छा, इस बीच में टेरिडोफाइट्स भी आए थे, जायंट फॉर्म्स, और वो धीरे धीरे करके कोल डिपॉजिट में तब्दील हो गए। अगर हम आगे बात करें तो फर्स्ट मैमल्स जो थे वो विविपेरस थे। विविपेरस कौन होते हैं? एग लेइंग मैमल्स, और वो प्रोटेक्ट करते हैं यंग वंस को इनसाइड द बॉडी। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर में। और कुछ तो ऐसे थे जो सिर्फ पानी में ही रहा करते थे, जैसे कि व्हेल्स, डॉल्फिन्स। ऐसा माना जाता है कि जो मैमल्स थे वो साउथ अमेरिका में आए थे सबसे पहले, और फिर वहां से वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ ड्रिफ्ट हुए। सो ये था थोड़ा बहुत हिस्ट्री। अब जो मेन चीज है वो है आपका ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बारे में कई क्वेश्चंस आते हैं। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, जैसे कि सबसे हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, ड्रायोपिथेकस अफ्रीकानस, फिर उसके बाद रामापिथेकस। ये आपको ऐसी सीरीज याद करनी पड़ेगी, और इसको अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो ये मिलियन ईयर्स भी याद रखेंगे। और इसमें कुछ कुछ चीजें जैसे यूज टूल्स, चिप स्टोन्स, इस तरह से पूछ लेते हैं कि कौन सा था जिसने स्टोन्स को यूज किया था। तो इस तरह का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन है। अब इसके अंदर जो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस है, एकदम लास्ट वाले अगर आप देखें यहाँ से, ये जो थे ये काफी हेरी होते थे और एक गोरिल्ला चिंपैंजी की तरह वॉक करते थे। रामापिथेकस तो फिर भी थोड़ा बहुत मैन की तरह लगता था, लेकिन ड्रायोपिथेकस जो था वो एप की तरह दिखता था। और इसके अलावा जब हम आगे गए तो वहां पे आया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे ये भी टॉलर ज्यादा नहीं थे, 4 फीट तक ही होते थे ये, बट ये सीधे चलते थे। इसके अलावा हंटिंग और स्टोन वेपन्स भी यूज करते थे, और जनरली फ्रूट भी खाया करते थे। ब्रेन साइज अगर आप देखें तो धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है, पहले कम था, उसके बाद धीरे धीरे, और जैसे जैसे ब्रेन साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ये और ज्यादा डेवलप करते जाएंगे। अगर हम बात करें इरेक्टस की, तो वो जरूर मीट खाया करते थे और उनके पास स्टोन्स होते थे, दे यूज इट एज वेपन्स। और इसके अलावा नीदरथल मैन है जो जिनका ब्रेन साइज ऑलमोस्ट 1400 सीसी था, और वो रहते थे नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। हाइड्स भी यूज करते थे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ देयर बॉडी एंड दे बरीड देयर डेड आल्सो। एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो 10,000 ईयर्स बैक आया था, और तभी ह्यूमन सेटलमेंट भी शुरू हुआ। अभी जो कहानी मैंने आपको सुनाई, हो सकता है ये ऊपर से चली गई हो,
तो इसको याद करने का जो निमोनिक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बता दूंगी, आप वो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये इस तरह से याद नहीं होता, इसकी सीरीज़ याद होनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट लगे तो इसी इसी सीरीज़ के अंदर इसको ऐड करते जाइएगा ताकि आपको बार बार बुक खोल के देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो निमोनिक जो है वो ज़रूर देखिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करेगा इस पूरी सीरीज़ को याद करने में। तो ये था हमारा एवोल्यूशन। सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिस इज सुरभि साइनिंग ऑफ।